हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सत्ता का संघर्ष और संस्कृति का संघर्ष। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पुराने जमाने में इतिहास में किस प्रकार से जो सत्ता का संघर्ष और संस्कृति का संघर्ष हुआ करता था। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब वैदिक युग का घालमेल। राजतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु सत्ता का संघर्ष होता है और किसी भी स्थान, क्षेत्र या देश में संस्कृति बदलाव हेतु संस्कृति का संघर्ष होता है। इस बात पर सभी लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत में पुरातात्विक उत्खनन से जो भी साक्ष्य अभी तक मिले हैं वह सभी साक्ष्य सम्यक संस्कृति के पक्ष में हैं। उसके अलावा अन्य किसी भी संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बात सत्ता की है तो सत्ता कौन नहीं पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि सत्ता मुझे मिल जाए और मैं उस सत्ता का संचालक बन जाऊं, लेकिन उसके लिए बल और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक होता है। ऐसे किसी को सत्ता नहीं मिलती। जैसे ही किसी सत्ताधारी वंश या सत्ताधारी दल के शासक में बल और बुद्धि का हास होता है, वैसे ही उसका प्रतिद्वंदी उसके सत्ता पर हमलावर हो जाता है। इसलिए राजतंत्र हो या लोकतंत्र, दोनों परिस्थितियों में सत्ता और संघर्ष का अन्योन्याश्रय संबंध से तुलना की जाती है। बस इतना अंतर है कि राजतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शारीरिक युद्ध मतलब हत्या द्वारा होता है और लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण चुनावी युद्ध मतलब वोट द्वारा होती है। बात सम्यक संस्कृति की चल रही है। इस संस्कृति में सत्ता हस्तांतरण हेतु कई संघर्षों का साक्ष्य मिलता है। इन सब संघर्षों में जो प्रमाण मिलता है, उन सब प्रमाणों में पिता पुत्र के साथ संघर्ष मिलता है, भाई भाई के साथ संघर्ष मिलता है, पड़ोसी राजा के साथ संघर्ष मिलता है और राजा अमात्य के साथ भी संघर्ष मिलता है। इसलिए जिस काल में राजतंत्र रहा है या जिस स्थान पर आज भी राजतंत्र है, वहाँ सत्ता प्राप्ति हेतु शारीरिक संघर्ष होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। समय काल की ज्ञात सभ्यता सम्राट बिंबिसार मतलब हर एक वंश से शुरू होती है, जो सत्ता संघर्ष के बाद क्रमशः नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, शुंग वंश, सम्राट अशोक के बाद सातवाहन, यवन और शुंग वंश का उदय होता है। कर्णव, पहला वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, हुण वंश, वर्धन वंश, पाल वंश जैसे राजघरानों पर सत्ता हस्तांतरित होते गया है। इन सबके सत्ता का बदलाव आपसी प्यार मोहब्बत से या पूर्व के शासक द्वारा स्वेच्छा से या किसी दूसरे राजवंशीय शासक को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए सत्ता को हस्तांतरित नहीं किया गया था। इन सभी की सत्ता आपसी द्वंद्व मतलब घात प्रतिघात द्वारा हत्या के बाद ही बदली गई थी। इन सब में ऐसा कोई वंश का नाम नहीं है जिनकी सत्ता स्वतः बदल गई हो, परंतु यहाँ
शुंग वंश के समय संस्कृति बदलने की जाती है। यानी समय काल में सत्ता संघर्ष के साथ साथ संस्कृति संघर्ष का भी बात आ जाती है। फिर यहाँ ध्यान देना होगा कि जब इन लोगों में सत्ता संघर्ष हो रहा था तो ये दोनों निश्चित ही दो सांस्कृतिक परिवेश के रहे होंगे, तभी तो एक के जाने के बाद दूसरा आता है तो पूर्व की संस्कृति को बदल देता है, पूर्व की विरासत को नष्ट करने लगता है या नष्ट कर देता है और उस स्थान पर वर्तमान के अनुयायी अपने मतों के अनुसार नए आराध्य स्थल का निर्माण कराने लगता है या करा देता है। लोग ऐसे घटना को ही सत्ता और संस्कृति का संघर्ष कहते हैं। इन सब बातों की चर्चा भारत की शैक्षणिक पुस्तक में तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन आज के सामाजिक में या सोशल मीडिया पर और अन्य साहित्यिक पुस्तकों में लोग दबे स्वर में चर्चा करता है। बात हम लोग कर रहे हैं कि समय काल में मौर्य वंश की सत्ता बदलने के बाद शुंग वंश ने पूर्व की संस्कृति को बदल दिया था, कुचल दिया था। इसी बात का फायदा आज का धूर्त वर्ग ले रहा है और इसी बात का लाभ आज के राजनीतिज्ञ लोग भी ले रहे हैं। नुकसान तो सिर्फ भारत की सच्ची विरासत को हो रहा है। आज भी सभी लोगों को पता है कि सत्ता का हस्तांतरण जैसे ही होता है तो उसका प्रमाण पुस्तकों के साथ साथ पुरातात्विक रूप में भी दिखने लगता है। उसी प्रकार जब संस्कृति की अदला बदली होती है तो उसका भी निशान व पहचान पुस्तकों के अलावा पुरातत्व पर भी दिखने लगता है। जैसे बामियान। फिर जब सत्ता के साथ संस्कृति का बदलाव शुंग ने किया था तो उसके अपने कार्यकाल में कौन सा ब्राह्मणी मंदिर का निर्माण किया, कौन सा ब्राह्मणी ग्रंथ का लेखन करवाया, कौन सा ब्राह्मण स्थल या कौन सी ब्राह्मणी देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण कराया, इसका भी तो पुरातात्विक प्रमाण मिलना चाहिए था। लेकिन पुरातत्व के नाम पर सिर्फ समय काल की सभ्यता ही मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले कुछ लोग सिर्फ कागज का नाव बनाकर बैतरनी समुद्र पार करना चाहते हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं। वास्तविकता का नाव मतलब पुरातात्विक बनाए, तभी उस नाव पर बैठकर समुद्र पार कर पाएंगे। पुरातात्विक प्रमाणों की बात यहीं आकर खत्म नहीं होती। आज के समय एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन हो रहा है, जिसके बारे में पूरा एक अध्याय ही इस पुस्तक में दे रहा हूं, जो इस पुस्तक के लेखक बोल रहे हैं। आज कैसे निश्चित एजेंडा के तहत लेखन का प्रयोग शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ साथ दैनिक समाचार वाली टीवी चैनल या अखबार के साथ साथ सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से प्रसारित की जा रही है। अब जब प्रसारित की जा रही है तो इसका प्रभाव भी तो जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही है। आज उसी का परिणाम है कि एक निश्चित लेखनी द्वारा ईसा से 1500 वर्ष पूर्व में वैदिक युग, ईसा से 185 वर्ष पूर्व में ब्राह्मण युग और ईसा बाद 4वीं शताब्दी में ब्राह्मणी कल्लिक अवतार को स्थापित करने का कुचक्र चल रहा है, जबकि वैदिक युग का, ब्राह्मणी युग का और कलिक युग का कोई भी
पुरातात्विक पठनीय रूप से आज तक प्रमाण नहीं मिला है। तो हमने इस प्रकार इस वीडियो में पार्ट 1 में जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार सत्ता का परिवर्तन होता है, उस समय होता था, आज कैसे होता है, और एक निश्चित एजेंडा के तहत जब सत्ता बदलती है तो संस्कृति में पहले भी बदलाव आता था और आज तो बदलाव आ ही रहा है। पुरातात्विक प्रमाणों में भी बदलाव आ रहा है, सिलेबस चेंज किए जाते हैं। ये पूरा प्रभाव सत्ता और संस्कृति का बदलाव का है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।